मैं अजीत झा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। वेलकम क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आइए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अपने भविष्य को साकार करें, यानी एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बने। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है सफलता प्राप्त करना, सक्सेस होना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही कारण है कि मैं आप लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ। मेरा उद्देश्य नहीं है आपको बहुत बड़ा इतिहासकार बनाना, बहुत बड़ा विद्वान बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। चलो आइए, और मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होती है, जिससे आपका सपना साकार होगा। और खास के आज का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भारत में महात्मा गांधी का आगमन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी, यानी किस प्रकार से भारतीय राजनीति में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का उदय होता है और वह कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले दोस्त, मेरे भाई लोग, मैं पढ़ा दूं यानी बता दूं अनअकैडमी के बारे में कि क्या क्या आपको सुविधाएं मिलता है। बेटा देखो क्या क्या मिलता है। डेली लाइव क्लासेस, जहाँ आप इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप पढ़ोगे, उनके साथ डाउट क्लियर करेंगे। पहले ये सुविधाएं। सेकंड, सबसे बड़ी फैसिलिटीज ये है यहाँ पर कि रेगुलर मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट के द्वारा ही अपने परफॉर्मेंस को आप जानोगे, अपने कमजोरी को जानोगे, चाहे वो आप प्रीलिम्स दे या मेन लिखें, सभी के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ, टेस्ट योर सेल्फ। आपकी सफलता का जो रहस्य है, सफलता का जो मूल मंत्र है, वह मॉक टेस्ट में छिपा हुआ है। मॉक टेस्ट देते हो तो अपने आप को आप जांच कर पाते हो, अपने आप को मूल्यांकन आप कर पाते हो कि मुझ में कमजोरी क्या है। उस वीकनेस पॉइंट को दूर करते हुए, इंप्रूव करते हुए हम सफलता प्राप्त करते हैं। जी हाँ, जो अनअकैडमी के द्वारा आपको दिया जा रहा है, इसका लाभ उठाए। और देखो जी, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो यूट्यूब चैनल है फ्री में तो है ही, ये सुविधाएं कब प्राप्त होगा, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एडमिशन लेते हैं। अब देखिए, उसके अलावा स्ट्रक्चर कोर्सेज का डिजाइन तैयार है, यूपीएससी के सिलेबस को आसानी तरीके से समझाया गया है, जो आपको तैयारी करने में काफी हेल्प करेगा। एंड अनलिमिटेड एक्सेस करोगे कब, जब वन सब्सक्रिप्शन लोगे तब, उसके बाद भी ये। अब आगे देखिए, ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। अपने मोबाइल से प्ले स्टोर में जाकर के इसको आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगा। मैं अजीत झा, पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल हिस्ट्री और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू, एसीएस इंटरव्यू देने का अनुभव, और 12 ईयर से सिविल सर्विसेज क्षेत्र में तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन करते आ रहा हूँ। दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी टॉप मोस्ट एजुकेशन में, इंस्टीट्यूशंस में मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, और सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें, सफलता कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर दो सब्जेक्ट मुझे अलॉट किया गया है, एक इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जीएस के लिए और ऑप्शनल के लिए भी। और जीएस के लिए दो पार्ट्स है, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी। अभी तो हिस्ट्री चल रहा है, इसे समाप्त होने के बाद मैं इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस को भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पहले इसे कंप्लीट करूंगा। ये रहा टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, तो जिसके हम लोग कहते हैं सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक। ये सफल प्रशासनिक मार्गदर्शक डॉक्टर रोमन सैनी सर, इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। मुझे भी पढ़ाने का मौका मिला है। एंड अब ये देखिए, यूपीएससी के सिलेबस को आसान बनाने के लिए मोर देन 15,000 से अधिक कोर्सेज को लॉन्च किया गया है। चाहे वो आप प्रीलिम्स दे हो, मेन लिखे, या आप इंटरव्यू दे, सभी के लिए आपको सहायता प्राप्त होगा। इसमें आप इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी,
हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर्स, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ऑप्शनल पेपर भी आप पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी की व्यवस्था है, और आंसर राइटिंग। ये तो मुख्य रूप से इसको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी बनाए हुए भी आप सफलता प्राप्त नहीं करोगे, प्रैक्टिस के बगैर सफलता प्राप्त नहीं होगा। ये कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है। बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, कर लूंगा, ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, अपने 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आंसर राइटिंग का भी कोर्सेज है, इसके द्वारा ही आपका राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल आपका डेवलप होता है। ये सारी सुविधाएं कब मिलेगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा 2 टाइप की कोर्सेज लॉन्च की गई है, एक प्लस, एक आई कोडिंग। प्लस में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, और जिसके लिए फी है 1 मंथ के लिए 9000, 3 मंथ्स के लिए 22,500, 6 मंथ्स के लिए 40,500, 1 वर्ष के लिए 49,500, 24 मंथ्स के लिए 72,000, और 36 मंथ के लिए 19,000। ये मेरा नाम है अजीत झा, प्रोमो कोड मेरा यही है, रेफरल कोड यही है। इसका आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा, और 10% के डिस्काउंट के बाद फीस कम होकर के ये हो जाता है। डन। और मुझे आप फॉलो मेरे टेलीग्राम लिंक, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक पर भी कर सकते हैं। और सेकंड क्या, आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्स, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड फीडबैक। एक्चुअल में यही चाहिए। और इसके लिए फी रखा गया है 1 वर्ष के लिए 69,500 ओनली, 2 वर्षों के लिए 1,07,000, और 3 वर्षों के लिए 1,41,000। मेरा प्रोमो कोड है अजीत झा, इसका यूज करें और आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। उसके बाद फीस कम होकर के 1 वर्ष का होता है 62,550 ओनली, 24 मंथ्स का होता है 96,300, और 3 वर्षों का फी होता है 1,26,900 रुपये मात्र। जो स्टूडेंट वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए अनअकैडमी के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। सुविधाएं बेटा क्या मिलेगा आपको, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं। मंथली पेमेंट करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, किसी भी तरीके से आपकी तैयारी रुकेगी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फी कारणों से नहीं पढ़ पाते हैं, उसको तो आसान कर दिया है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए तो इतने फीस में आप नहीं पढ़ पाओगे, इससे कहीं अधिक फी है, तो नहीं तैयारी कर पाते थे, बड़े सिटी नहीं आ पाते थे, उनको आसान कर दिया अनअकैडमी ने, बहुत बड़ा क्रांति खड़ा कर दिया। और वह गांव के स्टूडेंट भी आप, गरीब छात्र भी आप आईएएस बन रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान अनअकैडमी का जा रहा है, सबसे बड़ा योगदान अनअकैडमी का ही हो रहा है। तो आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप मंथली फी जमा करके आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, किसी भी तरीके से अपनी तैयारी को रोके नहीं। ये अनअकैडमी ने आपको सुविधाएं दिया है और इस सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। मैं कहूंगा बिना टाइम खराब किए बगैर सब्सक्रिप्शन लें। अरे 1 वर्ष का ले, 1 वर्ष का लेकर के आप देखें कितनी सुविधाएं आपको प्राप्त है। मंथली फी जमा करें, देखो कितनी सुविधाएं प्राप्त होगी। उसके बाद आप 2 वर्ष का फी 2 वर्ष का ले सकते हैं, आपका इंप्रूवमेंट होगा, डेफिनेटली आप सफलता प्राप्त करोगे। ओके। और आप देखिए कि ऑप्शनल पेपर के लिए जो फीस रखा गया 1 मंथ का 5,000, 6 मंथ्स के लिए 22,500, 1 वर्ष के लिए 27,500, 24 मंथ्स के लिए 40,000 एंड 36 मंथ्स यानी 3 वर्षों के लिए 50,000। और ये मेरा नाम अजीत झा, प्रोमो कोड है, इसका यूज कीजिए। आपको इन सभी लेवल पर आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा। उसके बाद फी कम होकर के ये कम हो जाता है, आपके लिए आसानी होगा। ओके दोस्त,
ये रहा फी स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांधी जी का भारत आगमन और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी जी का उदय। 1915 से आगमन होता है 1948 तक हम लोग गांधी जी को पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्या है, थर्ड फेज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण इसी को कहा जाता है, गांधी युग। इसी को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं। और यहां से तो क्वेश्चंस होता ही है, डेफिनेटली क्वेश्चंस होगा, चाहे वो प्रीलिम्स में लिखे या मेंस में लिखे। यहाँ से क्वेश्चंस होता है, आईएएस का पेपर दे या पीसीएस का एग्जाम दे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, ये एक ऐसा पार्ट है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस होता ही है। इसको आप अंडर एस्टिमेट कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे दोस्त मेरे भाई पढ़े, नोटबुक कॉपी निकाले और अपना नोट्स भी बनाते हुए चले, तो आपके लिए काफी आसान होगा। कोई डाउट हो वो भी पूछते चले, क्लियर होगा। बाकी आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं पढ़ाता हूँ और जो लिखवा देता हूँ आप लोग देखें, तो आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगा। हाँ, इससे अधिक लाभ लेना चाहते हो तो मैं पहले का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। तो गांधी योग को हम लोग चर्चा करें, यानी कि 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आफ्टर 22 ईयर्स, 22 वर्षों के बाद, आफ्टर 22 ईयर्स 22 वर्षों के बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। मैं कल के सेशन में आप लोगों को बताया था कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया था। जनरली वो टॉपिक लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन मैं आपके कंसेप्ट को, आपके व्यूज को क्लियर करने के लिए मैंने काफी मेहनत किया है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी का कैसा संघर्ष था। और साउथ अफ्रीका के संघर्ष को मैंने दो भागों में बांट करके बताया था, एक उदारवादी चरण जो है, सेकेंड फेज, जहां पर एक्चुअली वह सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं जिसमें गांधी जी को सफलता प्राप्त होती है। मात्र 1 वर्ष के लिए गांधी जी 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, मैंने बताया था। अब्दुल्ला कंपनी के लीगल कामों से वो गए थे, लेकिन वहां पर भारतीयों की समस्या को देख करके वह 22 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। देखो, बहुत लंबा समय उन्होंने गुजार दिया। उन 22 वर्षों के दौरान मात्र कुछ समय के लिए 2 बार गांधी जी भारत आए, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उन्हें जब तक सफलता प्राप्त नहीं हुआ, वहां जो भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, जातीय भेदभाव था, धार्मिक भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था, भारतीयों को कूली कह करके बुलाते थे, भारतीयों से व्यक्ति कर टैक्स लिया जाता था, उसके बाद भी भारतीयों को वोटिंग का राइट नहीं था। याद होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है, जो नहीं पढ़े वो वीडियो देख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का संघर्ष। मेरा दावा है कि इस टाइप से कोई नहीं पढ़ाते हैं, जो मैंने कल के क्लास में आप लोगों के सामने रख दिया था। और जब 1 वर्ष के पश्चात कॉन्ट्रैक्ट पड़ गए थे और गांधी जी वापस आने लगे, तो वहां के भारतीयों ने गांधी जी से कहा कि आप भारतीयों की सुरक्षा के लिए, भारतीयों के अधिकारों के लिए वहां पर रुके, और गांधी जी वहां रुक गए। बहुत बड़ा गांधी जी का बलिदान है वहां पर, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया भारतीयों के लिए। क्या जो वहां पर साउथ अफ्रीकन में जो साउथ इंडिया के लोग रहते थे, गन्ने की खेती में काम करने के लिए गए थे, बगान मालिक उन्हें कुली कहते थे, दास समझते थे, वोटिंग का राइट नहीं दिया था, जबकि टैक्स भी दे रहे थे, एग्रीमेंट भी था, एक निश्चित स्थान पर रहने का अधिकार नहीं था। और गांधी जी फोर्स करके ब्रिटिश सरकार को वहां पर भारतीयों को अधिकार देने के लिए विवश किया, और सफलता के पश्चात वह इंडिया पहुंचते हैं। और देखो, गांधी जी का सत्याग्रह में काफी अनुभव हो चुका था, और सत्याग्रह का सफल प्रयोग वह वहां पर कर चुके थे। यानी कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष ने
एक उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। साउथ अफ्रीका में ही मैंने कहा, साउथ अफ्रीका के संघर्ष ने गांधी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप किया, स्थापित कर दिया। जहां एक और ऑन द अदर हैंड भारत में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय सर्वमान्य नेता माने जाते थे, लेकिन उनका आधार क्या था? क्षेत्रीय। बट ऑन द अदर हैंड देखिए, वहीं गांधी जी जनता के एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जो किसी क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं थे। जी हाँ, मैं काफी कंसेप्चुअल बात आपको बता रहा हूं, आप लोगों को मैं काफी कंसेप्चुअल बात बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना कि जहां एक तरफ भारत में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे प्रख्यात नेता थे, लेकिन इनका आधार क्या था? बेस क्या था? क्षेत्रीयता। यहीं तक वो सीमित थे। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी जनता के एक ऐसे नेता के रूप में सामने आए जो किसी एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं थे। यही कारण है कि गांधी जी को भारतीय राजनीति में एक विशेष दर्जा प्राप्त हुआ। जी हाँ, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने यहाँ पर जो सत्याग्रह का जो उन्होंने सफल प्रयोग किया था, सत्याग्रह, अहिंसा, नॉन वायलेंस का जो यहाँ पर उन्होंने सफल प्रयोग किया था, इससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। यहीं से गांधी जी पूरे ब्रिटेन में प्रख्यात हो गए, भारत में प्रख्यात हो गए, साउथ अफ्रीका में प्रख्यात हो गए। और इसके बारे में ये कि ब्रिटिश इतिहासकार है और जूडिथ ब्राउन हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी एक नए टेक्निक डेवलप किया। एक इतिहासकार लिखते हैं, ब्राउन कहते हैं, गांधी जी के बारे में लिखा, क्या कहना है? गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक नई तकनीक को विकसित किया, जिसको गांधी जी के संघर्ष को एक व्यापक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। उनका संघर्ष काफी व्यापक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है, जो कि एक सुविधाजनक संघर्ष नहीं था, सुविधाजनक साधन नहीं था उनके पास। उन्होंने वो सुविधा वहां पर वो विषम परिस्थिति में उसको अपने फेवर में लिया, ठीक है। और उन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। उन परिस्थितियों में जो गांधी जी ने जो टेक्निक अपनाया था, और टेक्निक जो था अस्थायी रूप से वह भारतीयों में, वहां के लोगों में एक विश्वास को जन्म देता है। यही कारण है कि गांधी जी को सफलता प्राप्त होती है। ये थे गांधी जी। इस तरह से आप लिखेंगे, उनके विचारधारा को, आइडियोलॉजी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वहां पर साउथ अफ्रीका में सफलता प्राप्त होने के पश्चात, जब साउथ अफ्रीका में ही थे, तो भारत से गोपाल कृष्ण गोखले उनको जो मार्गदर्शन दे रहे थे, जिनको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना, उन्होंने एक थे CF एंड्रयूज, एक थे, सुने होंगे, CF एंड्रयूज का नाम सुना होगा। CF एंड्रयूज जैसे नेताओं ने गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भारत वापस आने में और भारत वापस आने के लिए काफी मनाया। देखिए, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इनका पूरा नाम है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इनका पूरा नाम है। एक ईसाई पादरी थे, ये पादरी थे, ईसाई पादरी थे, धार्मिक व्यक्ति थे, और ये गांधी जी के काफी करीबी माने जाते थे, गांधी जी के करीबी मित्र भी थे। और इन्होंने भी गांधी जी को साउथ अफ्रीका से भारत आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
और ये C.F. एंड्रयूज ईसाई धर्म प्रचारक बने, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट यानी शिक्षाविद के रूप में सामने आए। भारत की आजादी के बहुत बड़े समर्थक थे C.F. एंड्रयूज। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में आजादी के लिए उनमें योगदान देने के लिए जो स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में, गांधी जी और उनके छात्रों ने उनका नाम दीन बंधु रखा। गांधी जी और स्टीफन कॉलेज के जो स्टूडेंट्स लोग थे, छात्रों ने इनका नाम क्या रख दिया, दीन बंधु, और वह दीन बंधु के नाम से ये फेमस हो गए। यानी दीन बंधु का अर्थ होता है गरीबों का मित्र। ठीक है। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। मैंने बताया था, हिंट दिया था, ये गांधी जी का जो भारत आगमन होता है और यहाँ पर इंडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जाने पहले, और किस तरह से गांधी जी का यहाँ पर आलोचनाएं भी की जाती है उसको मैं फिर से एक बार बता दूं जो आप लोगों के लिए आसान होगा। अब देखिए, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से जब इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया ने पर सबसे पहले इन्होंने साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम, ये लोग तो जानते होंगे सभी आदमी, साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसको बाद में सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हो गया। और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। सत्याग्रह स्थापना करने के बाद उस समय भारतीय राजनीति को जानने और समझने का प्रयास गांधी जी किया। लेकिन हुआ क्या कि उस समय चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसे समझे क्या चल रहा था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका टाइम क्या है कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और उसी समय गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और गांधी जी काफी प्रख्यात हो चुके थे, प्रसिद्ध हो चुके थे। कहां पर, इंडिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी, और पूरे ब्रिटेन में। ठीक है, हो गया था। तो वहां पर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने कहा, इनसे अनुरोध किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी से अनुरोध किया, इनसे कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करें। आप भारतीय युवाओं से कहें कि वो प्रथम विश्व युद्ध में और ब्रिटेन की ओर से युद्ध में भाग लें, युद्ध में जाएं। ठीक है, यानी सहायता करें। तो और ये भी कहा, इन्होंने ये भी कहा कि आप सहायता करें और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम भारत को छोड़ देंगे। इस तरह से बातें हुई थी और गांधी जी इनके बातों में आ गया और इन्हीं के बातों में आकर के गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किया कि भारतीयों को इन्होंने कहा कि इंडियंस को, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स का मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जो ब्रिटिशर्स के सामने जो कठिनाई है, उस कठिनाई में भारतीयों को सहायता करना चाहिए और इस कठिनाई को भारतीय लोग अवसर के रूप में नहीं देखे। याद होगा, मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत सारी क्लास में मैंने समझाया था, याद कीजिए। जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कि तो वहां पर दो विचारधाराएं काम कर रही थी। भारत में दो विचारधाराएं काम कर रही थी। एक विचारधारा ये था जिसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेता थे,
क्रांतिकारी नेता थे। इनका मानना था कि ब्रिटेन जो अभी कठिनाई में है, उस कठिनाई को हम भारतीय लोग अवसर के रूप में ले और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए अब ब्रिटिशर्स पर दबाव दे और भारत को आजाद करा देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी विचारधारा ये भी थी, जो गांधी जी ने कहा कि इस कठिनाई को, जो प्रथम विश्व युद्ध में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स कठिनाई में है, उस कठिनाई को आप अवसर के रूप में नहीं ले, अवसर के रूप में उसे नहीं देखना चाहिए और उन्हें ब्रिटेन की हर संभव सहायता करने का आग्रह किया। गांधी जी ने ब्रिटेन को हर संभव सहायता करने का वचन दिया और भारतीयों से कहा कि उनमें वो शामिल हो जाए, और जिसके लिए ये गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर का भी गठन किया था। इसके लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर का भी गठन किया था। ठीक है, और जैसे ही गांधी जी ने ये बातें कहा, गांधी जी के ये बात कहने के बाद इंडिया में जो पहले से भारतीय नेता थे, इंडियन लीडर्स ने, इंडियन नेताओं ने गांधी जी के, इन्होंने गांधी जी की आलोचना करना प्रारंभ किया। देखिए, आलोचना प्रारंभ हुआ यहाँ पर। जी हाँ, देखो मैं काफी कंसेप्चुअल बात बता रहा हूँ। गांधी जी की आलोचना प्रारंभ हो गई और गांधी जी की आलोचना करते हुए, गांधी जी की आलोचना करते हुए भारतीय नेता ने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार का एक एजेंट कहा कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से ब्रिटिश सरकार के एजेंट बन के भारत आए हैं और इनका उद्देश्य है कि भारतीयों को सेना में भर्ती करने वाला, यानी सेना में भर्ती करने वाला इनको एक सार्जेंट कहा गया। इस तरह से आलोचनाएं हो रही थी। और ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को धन्यवाद दिया, थैंक्स कहते हुए 1915 में गांधी जी को केसरे ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया ब्रिटिश सरकार ने। एक स्वर्ण पदक भी दिया था। देखो, एक तरफ आलोचनाएं हो रही है और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया और एक गोल्ड मेडल भी दिया था, स्वर्ण पदक भी दिया था। गांधी जी इस प्रकार से आलोचना होने के बाद जो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दिया कि पहले आप भारतीय राजनीति को जाने, भारतीय राजनीति को समझे, उसके बाद ही आप भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करें। जी हाँ, तो गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह से गांधी जी 2 वर्षों तक भारतीय राजनीति में सीधे प्रवेश नहीं किया। ठीक है, यानी कि हालांकि 1915 में गांधी जी को उम्र 46 ईयर का हो चुका था, 46 वर्ष के हो चुके थे। आलोचनाएं भी हो रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब भारतीय राजनीति पर कुछ बोले नहीं। गोखले ने, जी के गोखले ने गांधी जी से कहा कि आप बिना कुछ समझे भारतीय राजनीति पर कमेंट नहीं करें, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। और इसके बाद गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के बात को स्वीकार करते हुए, इनको मानते हुए गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष का दौरा किया। जहां जहां पर कांग्रेस की मीटिंग होती थी वहां पर जाते थे, वहां भी भाग लेते थे। और इसी दौरान उन्होंने शांति निकेतन भी गए, हरिद्वार के कुंभ मेले का भी भ्रमण किया, जहां पर गांधी जी को देखने के लिए काफी भीड़ें लग जाती थी। हो गया। अब देखिए, उसके बाद गांधी जी लास्ट में साबरमती आश्रम पहुंचे। लगभग वहां पर 12 वर्षों तक रहे, कंटिन्यू 12 वर्षों तक रहे और सत्य अहिंसा पर विचार जो उनका था, जिसका प्रयोग वह साउथ अफ्रीका से कर चुके थे, उनके पालन किया और उनको पालन करने के लिए जनता को, भारतीय लोगों को प्रेरित किया था। ठीक है,
इसी दौरान क्या होता है कि 1916 में, जो मैंने बताया था 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एनुअल सेशन लखनऊ में हुआ था, ताकि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ में जो कांग्रेस का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, इसी कांग्रेस के लखनऊ सेशन में यहाँ पर गांधी जी भी आए हुए थे, उसमें गांधी जी भी थे। वहीं पर बिहार में एक जगह का नाम है चंपारण, काफी प्रसिद्ध जगह है। बिहार में चंपारण के किसान, यहाँ के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल भी इसमें आए थे। यहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले। राजकुमार शुक्ल यहाँ पर गांधी जी से मिले और गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वह चंपारण चले, से रिक्वेस्ट किया कि आप अब चंपारण चलें, वहां पर किसानों का जो शोषण हो रहा है उसको ऊपर उसको अब देखें। और गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के रिक्वेस्ट पर ही, उनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचते हैं और यहीं से भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन प्रारंभ होता है, जो कहलाता है चंपारण सत्याग्रह। यानी भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय 1917 से, भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी का उदय 1917 के चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ होता है। और इसी में उन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह यहीं पर किया था। उसी को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। मैं बताऊंगा कि चंपारण में क्या था, किस प्रकार की समस्याएं थी, क्यों उनको बुलाया गया था, उसके बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी के साथ कौन कौन थे, किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह सफल होता है, गांधी जी को काफी प्रसिद्धि प्राप्त होता है। ये रहा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहां पर? बिहार में। यह क्या था? पीजेंट मूवमेंट, यह किसान आंदोलन था। यह पीजेंट मूवमेंट था, यह किसान आंदोलन था। और यह किसान आंदोलन गांधी जी के लीडरशिप में, गांधी जी के नेतृत्व में यह किसान आंदोलन पहला था। पहला गांधी जी का सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह आंदोलन यही था। अब यहाँ पर चंपारण में समस्याएं क्या थी? चंपारण में समस्या क्या थी, देखिए उसको पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा समस्या क्या था, चंपारण की समस्या को जाने तो यह समस्या बहुत पुराना था। चंपारण का मामला जो था बहुत पुराना मामला था। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही बागान मालिकों के द्वारा चंपारण में नील की खेती करवाए जाते थे, 19वीं सदी से ही। या हम तो 20वीं सदी में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 19वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 29th सदी की बात कर रहा हूँ। इसी समय से चंपारण में कि ब्रिटिश बागान मालिक के द्वारा, यानी यूरोपियन बागान मालिक के द्वारा बागान मालिकों ने यहाँ पर नील की खेती करवाते थे और यहाँ पर नील की कारखाने की स्थापना किया था। और इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। नील क्या था? नील एक प्रकार कैश क्रॉप, जिसकी डिमांड यूरोपियन देशों में हमेशा से रहा। याद कीजिए, मैंने बताया था किस प्रकार से चार्टर एक्ट पास हुआ था, फ्री ट्रेड की शुरुआत हुई थी भारत में, और यहाँ पर के किसानों को कैश क्रॉप के लिए खेती करने पर बल दिया गया, जिसमें इंडिगो प्लांट भी था। नील की खेती, क्योंकि नील समझते होंगे, जिसका कपड़े को डाई करने में प्रयोग करते हैं। ब्लू कलर्स के कपड़े डाई की मांग काफी अधिक था।
ब्लू कलर के काफी मांग था, जिसका प्रयोग कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को डाई करने में वो लोग प्रयोग कर देते, लेकिन उसकी खेती वो भारत में करवा देते। समस्या ये था, जिस लैंड पर लगातार 3-4 वर्षों तक नील की खेती होती थी, वो लैंड अनफर्टाइल हो जाता था, बंजर हो जाता था। ये कोई 20वीं सदी की बात नहीं थी, ये 19वीं सदी से ही चला आ रहा था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, कि जब जैसे जर्मनी में साइंस टेक्नोलॉजी विकास हुआ, तो जर्मनी में क्या हुआ कि रासायनिक रंगों की खोज से नील बनना प्रारंभ हुआ। उसको मैं बता देता हूँ। अब समस्या यहाँ पर की थी, किस प्रकार से यहाँ पर किसानों का एक्सप्लॉयटेशन किया गया था, किसानों का यहाँ पर किस प्रकार से शोषण किया था, वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, नील की खेती 19वीं सदी से हो रहा था, ठीक है, नील के कारखाने स्थापित था। अब 20वीं सदी में आकर के इस समय हुआ क्या, कि जब जर्मनी में रासायनिक रंगों के द्वारा रासायनिक रंगों के द्वारा इस रंगों के द्वारा नील का उत्पादन होने लगा। उन्होंने, यानी कृत्रिम तरीकों से, ठीक है। तो क्या हुआ, तो नील जैसे रासायनिक रंगों के द्वारा नील बनना प्रारंभ हुआ, तो क्या यानी केमिकल के द्वारा नील का बनना प्रारंभ हो गया भारत, वहां पर जर्मनी में, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पर, कि भारत में जो नील की खेती होती थी, भारतीय नील खेती की मांग धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया। स्वाभाविक है कि इंडिया से क्यों ले जाएंगे हम, जब वहां पर अवेलेबल था तो इंडिया से क्यों ले जाएंगे भैया, स्वाभाविक बात है। और ये इंडिया से ले जाना थोड़ा महंगा भी होता था, वहां पर ज्यादा ज्यादा टैक्स वगैरह देते हुए काफी महंगा पड़ता था। और जब केमिकल से बनना प्रारंभ हुआ, सस्ता भी था, आसान भी था, और वहां पर अवेलेबल होने लगा, तो भारतीय नील की खेती की मांग धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। तो भारतीय नील की खेती की मांग कम हो जाने से क्या हुआ, कि भारत में जो यूरोपियन जो बागान मालिक थे, यूरोपियन बागान मालिक को काफी क्या हुआ, हानि हुआ, लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये महंगा था। और जर्मनी में बनने वाले रासायनिक रंगों के द्वारा जो नील का बनना प्रारंभ हुआ, उत्पादन प्रारंभ हुआ, जो कृत्रिम तरीके से बनाए जाते थे, इसकी अपेक्षा क्या था, ये काफी सस्ता भी था। तो लोग महंगे चीज क्यों खरीदेंगे, सस्ता चीज लेंगे। तो यहाँ पर चंपारण में जो यूरोपियन बागान मालिक थे, उनको काफी लॉस होने लगा, उनको हानि का सामना करना पड़ा, घाटे होने लगी। तो क्या हुआ, अपने घाटे को कंपनसेट करने के लिए ये यूरोपियन बागान मालिकों ने इसका दबाव, इसका बोझ यहाँ के भारतीय चंपारण के किसानों पर डाल दिया। अब ये कैसे डाल दिया, ठीक है, क्या किया, टैक्स इंक्रीज किया, यानी लगान दर को बढ़ा दिया, इस लगान दर की वृद्धि कर दिया, टैक्स इंक्रीज किया, जो कि इलीगल तरीके से था, गैर कानूनी तरीके से अन्य शुल्क भी लगा दिया। और बहुत सारे यहाँ पर बातें की गई। देखो, एक अनुबंध के रूप में काम कर देते, अनुबंध के रूप में जो काम कर देते था क्या, अनुबंध के रूप में काम क्या था, कि यहाँ पर 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य थी, ये भी समझ लें, जिसको कहा गया 3 कठिया प्रथा। इसी को 3 कठिया प्रथा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब ये समझ ले, 3 कठिया प्रथा बेटा क्या था, लैंड मेजरमेंट का नाम होता है, जैसे दिल्ली में और बाहरी जगहों पर गज बोलते हैं, उसी प्रकार से बिहार में क्या होता है, लैंड मेजरमेंट की यूनिट को बोलते हैं कट्ठा। तो 20 कट्ठे इक्वल टू 1 बीघा होता है।
20 कट्ठे इक्वल टू क्या हो गया, 1 बीघा हो गया। 1 बीघे के तीसरे भाग पर नील की खेती अनिवार्य था। इसको 3 कठिया प्रथा के नाम से भी हम जानते हैं। और वहां पर किसानों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ अनुबंध करवा करके एक एग्रीमेंट के तहत उनको काम किया जाता था, उन पर दबाव डाला गया था। और क्या हो रहा था कि जो लैंड पर लगातार 3 सालों तक नील की खेती होती थी, वह लैंड अनफर्टाइल होती जा रहा था, भूमि बंजर होती जा रही थी। एक तो किसानों को इसकी आवश्यकता नहीं था, भारतीय किसानों को इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं था। चंपारण में किसानों को क्या चाहिए, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज के उत्पादन में कमी हुआ, तो पहले से गरीबी और भुखमरी तो आ चुका था भारत में, इसकी समस्या यहाँ पर भी होने लगी। मोटे अनाज का उत्पादन कम हो गया, ऊपर से नील की खेती से क्या हो गया, उनके जमीनें बंजर होती जा रही थी। उसके बदले यहाँ किसानों को किसी प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ भी नहीं था। और उनको, उन किसानों को एक अपने फसल यानी नील की खेती को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए मजबूर भी की जाती थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही जर्मनी में रासायनिक पदार्थों के द्वारा, रंगों के द्वारा नील का उत्पादन प्रारंभ हुआ, वो सस्ता था, और यहाँ पर यूरोपियन बागान मालिकों भारत में चंपारण में इसका लॉस होने लगा, इनकी, क्योंकि इनकी डिमांड कम हो चुका था। तो अपना क्या हुआ, घाटे होने लगे। तो घाटे की भरपाई के लिए दबाव किस पर दिया, भारतीय किसानों पर दिया। भारतीय किसानों पर यानी कि चंपारण के किसानों से ही हुआ, उसका कंपनसेशन लेना चाह रहे थे, अपनी घाटे की भरपाई करना चाह रहे थे। क्या क्या, टैक्स इंक्रीज किया, बहुत सारी शर्तें डाल दिया, कहा कि यदि कोई इससे मुक्त होना चाहते हो तो एक मुआवजा दे करके मैं उनको मुक्त करे, उसके बदले उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर समस्याएं थी, इस तरह से समस्याएं थी। इसी समस्या को देखने के लिए गांधी जी चंपारण पहुंचे, तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने जाता है। जी हाँ। और गांधी जी लखनऊ, लखनऊ से कलकत्ता, कलकत्ता से पटना होते हुए, और बिहार के जो उस समय के अन्य नेता थे वो गांधी जी के साथ आए। गांधी के साथ कौन थे, उनके सहयोगियों में गांधी के साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वहां से गुजरात से आए थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख भी उनके साथ थे। और बिहार के नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, मजरूल हक उनके साथ थे। और गांधी जी जैसे चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण पहुंचने पर गांधी जी को, जैसे ट्रेन से उतरे स्टेशन पर, ब्रिटिश एसडीएम ने गांधी जी को रोक दिया, गांधी जी को रोक दिया, और गांधी जी को आदेश पास किया कि वहां से वो वापस चले जाए। लेकिन गांधी जी अभी जिद्दी इंसान थे, ब्रिटिशर्स इस बात को पहले से जानते थे, और गांधी जी ने यहाँ पर एक स्लोगन दिया था, कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है, मैं कभी भी जब चाहूं कहीं भी जा सकता हूं। और ये कहते हुए गांधी जी आगे बढ़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक ऐसे भारतीय नेता, बिहार के नेता उनके साथ थे, और उन लोगों के साथ गांधी जी गांव गांव वहां पर घूमे, पूरे गांव गांव घूमे, किसानों की समस्या को देखा, समझा, किसानों को यूनाइट किया, उन्होंने एकजुट किया। और यहीं पर एकजुट करते हुए गांधी जी यहीं पर भारत में, और भारत के बिहार प्रांत के चंपारण में, यहाँ पर गांधी जी प्रारंभ करते हैं अपना प्रथम सत्याग्रह। और यहीं पर गांधी जी ने यहाँ पर प्रारंभ किया सत्याग्रह, गांव गांव घूमे, किसानों को एकजुट किया, यूनाइट किया। और गांधी जी के साथ ब्रिज किशोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उसके अलावा अन्य नेता थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जिन्होंने गांधी जी के साथ
कौन कौन थे, क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, उसके अलावा नरहरि पारेख, महादेव देसाई, ये लोग प्रमुख लीडर के रूप में यहाँ पर गांधी जी के साथ थे। और एक और बिहार के प्रमुख नेता थे यहाँ पर ब्रिज किशोर। इन लोगों के साथ गांव गांव घूमे और गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही सत्याग्रह प्रारंभ किया, गांधी जी ने मना कर दिया कोई टैक्स पेड नहीं करेंगे। यानी यही गांधी जी का क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। यानी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गांधी जी भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत चंपारण के से ही किया था। ठीक है। और ब्रिटिश सरकार इसके बाद काफी दबाव में आ गई। और ब्रिटिश सरकार के दबाव में आने के बाद ब्रिटिश सरकार जब दबाव में आने के बाद उन्होंने एक चंपारण कृषक समिति का गठन किया था। यहाँ पर उन्होंने एक चंपारण कृषक समिति का गठन किया। देखिए, हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके गांधी जी को सजा दी गई थी, जो सजा के लिए गांधी जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं तो कुछ अपराध किया ही नहीं, मैं तो शांतिपूर्वक बैठा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं। भारतीयों को सभी रूपों में एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ने क्या कहा, इसीलिए नाम रखा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नाम है सविनय अवज्ञा। इसलिए कहा कि मैंने तो कोई हिंसा नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, तो सजा किस बात के लिए। सजा को स्वीकार करने से गांधी जी बिल्कुल इनकार कर दिए। तब उन पर पेनल्टी लगाया गया, वहीं पर पेनल्टी देने से भी मना कर दिया। तब ब्रिटिश जज कहते हैं कि बहुत जिद्दी इंसान है, इनको छोड़ दो। जैसे इनको छोड़ा, फिर जाकर के सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। ये थे गांधी जी। और इसी दबाव में आकर के ब्रिटिश सरकार ने एक चंपारण कृषक समिति का गठन किया और इसका एक सदस्य गांधी जी को खुद बनाया गया था। गांधी जी इसके खुद मेंबर बने। ठीक है। और चंपारण कृषक समिति ने इन्होंने रिकमेंड किया, सुझाव दिया ब्रिटिश सरकार को, कहा कि यह नील की खेती जो है यह गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया और इसको समाप्त करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया। चंपारण कृषक समिति के सुझाव पर ही, इसके रिकमेंडेशन पर ही ब्रिटिश सरकार ने नील की खेती जो अनिवार्य था उसको यहाँ पर क्या किया, समाप्त कर दिया, यानी बंद कर दिया। ठीक है। यानी तीन कठिया प्रथा जो थी वो समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इस प्रकार से गांधी जी को भारत में पहली सफलता प्राप्त। क्या हो गया, गांधी जी को भारत में क्या हुआ, प्रथम सफलता यहाँ पर प्राप्त होता है। और सफलता प्राप्त होने के बाद इसी सफलता के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा और वे महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी के बाद यह मोहनदास करमचंद गांधी बन जाते हैं महात्मा गांधी।
क्वेश्चन आता है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ये तो फैक्ट्स है, बच्चों वाली क्वेश्चन है, जानते ही हो। लेकिन किस आंदोलन की सफलता पर दिया? चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा और यहीं से आप महात्मा गांधी बन गए। और इतना ही नहीं, चंपारण कृषक अधिनियम में समिति ने यह भी सुझाव दिया कि उनको 25% कंपनसेशन दिया जाए और 25% उनको कंपनसेशन भी दिया गया। किसानों को जो भी लॉस हुआ था उसकी क्षति की भरपाई के लिए 25% दिया भी गया, कंपनसेट किया गया। इसलिए कहा प्रथम सफलता प्राप्त हुई, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रथम सफलता यहीं पर था। ठीक है। और हालांकि गांधी जी को समर्थन प्राप्त हुआ, किसानों का समर्थन प्राप्त हुआ। वहां पर किसानों के समर्थन प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ पर चंपारण में एक बात ये भी है कि यहाँ पर शिक्षित वर्गों का भी गांधी जी को यहाँ पर समर्थन प्राप्त हुआ था। किसान तो थे साथ साथ, क्योंकि इसमें उन्होंने देखा कि शिक्षित वर्ग काफी सामने आए, क्योंकि गांधी जी गांव गांव घूमे थे बैलगाड़ियों के माध्यम से, बैलगाड़ी से चले और उन्हीं के भाषाओं में, जो वहां की भाषाएं थी उन्हीं के भाषाओं में उन्होंने बातचीत किया। जैसे उनके भाषाओं में बातचीत किया तो लोगों के मन मस्तिष्क पर गांधी जी छा गए। ठीक है, क्या हुआ? गांधी जी मन मस्तिष्क पर छा गए। और इस प्रकार से कौन थे? सिर्फ गांधी थे और सफलता प्राप्त हुआ और गांधी जी एक मजबूत राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आते। एक किसानों के लिए संघर्ष था, यानी गांधी जी ने अपना जो आंदोलन प्रारंभ किया, इस बात के विश्लेषण आप कर सकते हो। गांधी जी ने अपना जो आंदोलन प्रारंभ किया वह रूट लेवल पर, बिल्कुल रूट लेवल पर कौन है? किसान ही तो रूट लेवल पर है। आज देख रहे हो, आज किसानों का काफी आंदोलन हो रहा है, किसानों के साथ किस प्रकार से बिहेव की जा रही है। जो किसानों को हम अन्नदाता कहते हैं, अन्न देने वाले, वही किसान है। आज भी काफी आंदोलन चल रहा है किसानों का। पंजाब हरियाणा किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको मूल्य नहीं, वैल्यू नहीं प्राप्त होता है। अन्नदाता वही है, शोषण उन्हीं का होता है। मेहनत उनका लाभ बहुत बड़े बड़े व्यापारी ले लेते हैं। चलिए, वो तो बात की बात है। अब हम दूसरे आंदोलन देखें गांधी जी का। दूसरा आंदोलन प्रारंभ, खेरा सत्याग्रह। दूसरा था खेरा, ये गुजरात। खेरा कहां पर है बेटा? ये गुजरात में है। खेरा सत्याग्रह था क्या, उसके बारे में समझे। यह किसानों के दुर्दशा को लेकर के ये भी आंदोलन था। एक्चुअल में, वास्तव में यह किसान आंदोलन था। वास्तव में यह एक किसान आंदोलन था। ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन क्या था उसके बारे में पालेंगे, क्या किस प्रकार से यहाँ पर किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्यों आंदोलन किया गया, उसके बारे में। खेरा क्या है, पहले खेरा के बारे में जाने, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। खेरा, गुजरात का खेरा क्षेत्र, यह काफी फर्टाइल लैंड था, आज भी है। यह काफी फर्टाइल लैंड था, यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। यह फर्टाइल लैंड क्या था? यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में, खेरा के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मोटे अनाज की उत्पादन होती थी, खाद्यान्न जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर मोटे अनाज यानी खाद्यान्न का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता था। यहाँ पर तंबाकू, टोबैको का उत्पादन बहुत अधिक पैमाने पर था। इसके साथ ही कॉटन, यानी कॉटन, ये कपास का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में काफी बड़े पैमाने पर की जाती थी। ठीक है।
और यहाँ पर जो अमीर किसान होते थे, जो किसान थे, किसानों का अनेक दर्जा था, जो अमीर किसान होते थे, तो अमीर किसान को यहाँ पर कहा जाता था पाटीदार। अमीर किसानों को यहाँ पर क्या बोलते? खेरा में, खेरा के इन क्षेत्रों में अमीर किसानों को पाटीदार कहा जाता था। ये शब्द आज भी आप लोग सुनते होंगे, आज भी ये सब बात चर्चा में होता है कि पाटीदार उनको कहा जाता था। ठीक है, वह क्या कंडीशन क्या था कि 1917 में, 1917 की बात है, 1917 में फ्लड आया, बाढ़ आ गया। तो बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो चुका था। बाढ़ हुआ तो क्या हुआ? फसल नष्ट। जब फसल भैया नष्ट हो गया तो हम टैक्स किस बात का दें? एक कारण ये था। दूसरी बात क्या थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो मैं हमेशा चर्चा करते रहता हूँ, काफी कंसेप्चुअल बात है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण कीमतों में काफी बढ़ोतरी हो गई थी, कीमतें काफी बढ़ चुका था, क्योंकि क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में खाद्यान्न बहुत सारी मांगे जो थी वहां पर वो बाहर से जा रहा था, इंडिया से हो रहा था। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार यहाँ पर टैक्स को, भूमि लगान दर को कम करने के लिए तैयार नहीं था, कम करने को तैयार बिल्कुल नहीं हुआ। भैया फ्लड आ चुका है, बाढ़ आ चुका है, फसल का उत्पादन नहीं है, फसल नष्ट हो चुका है, और उससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध में वहां की मांगे भारत से की जाती थी, तो भारत में पहले ही स्कार्सिटी था, जिसके कारण क्या हुआ, कीमतें काफी यहाँ पर बढ़ चुका था, प्राइस हाइक हो चुका था। एक तो फसल नष्ट है, खाद्यान्न की कमी है, ऊपर से टैक्स अधिक इम्पोज है, ये समस्या थी। और इसी समस्या को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ किया था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ था। और इसी विरोध में आंदोलन किया गया, यानी ये कह सकते हो इस आंदोलन का सबसे मुख्य कारण क्या बना कि फसल खराब होने के बावजूद भी लगान को ही वसूली इस आंदोलन का प्रमुख कारण माना गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, बाढ़, एक बात और भी यहाँ पर ध्यान देने की बात है, बाढ़ आने के कारण प्लेग की बीमारी फैल गई 1917-18 में। 1917-18 के दशक में बाढ़ के साथ साथ यहाँ पर प्लेग जैसे बीमारियां भी फैल चुका था, और ऐसा कहा जाता है कि जिसमें करीब 20,000 से अधिक लोग मारे जा चुके थे, मर गए थे। ठीक है, तो ये सारी समस्या थी। इसी समस्या को देखते हुए क्या हुआ कि गांधी जी 22 मार्च 1918 को नारियल पहुंचे, बैठक में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। इस संघर्ष में गांधी जी के साथ इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे। पूरे खेड़ा क्षेत्र का दौरा किया गया, किसानों को लगान न देने का परामर्श किया गया। जी हाँ, हालांकि देखो दोनों बात है, हालांकि पूरे खेड़ा का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हुआ, ये भी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पूरे खेड़ा का क्षेत्र इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जो भी हो, यह आंदोलन को सफलता प्राप्त हुआ, यानी गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन वो कौन था? खेरा था।
और इसी आंदोलन में गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहीं से होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ इंदुला याग्निक भी थे, अनसुईया सारा भी भाई भी थे, जिन्होंने गांधी जी का समर्थन किया। और गांधी जी 22 मार्च 1918 को नाडियाड में, यहीं पर नाडियाड में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। और गांधी जी ने लोगों से कहा कि वो टैक्स ना दे, यानी भू राजस्व न देने का आह्वान किया और कहा कि अब मन से ब्रिटिश सरकार के डर को हटा दें और मन से सरकार का भय को हटा लें। और लगभग 2000 किसानों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन मैंने पहले क्या लिया, हालांकि बाद में ब्रिटिश सरकार गांधी जी के दबाव में आकर के गांधी जी की बात को स्वीकार किया और गांधी जी को यहाँ पर भी सफलता प्राप्त हुई। एक यह अलग मुद्दा है। दूसरी बात क्या है कि खेरा सत्याग्रह में पूरा खेरा शामिल नहीं हुआ। खेरा में लगभग 559 विलेजेस था, जिसमें वास्तव में 70 गांवों ने ही इस आंदोलन में भाग लिया था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ किसानों को रियायत दिया, उसको समाप्त कर दिया गया और यह आंदोलन ने ग्रामीण गुजरात में गांधी जी के सामाजिक आधार को मजबूत किया और अधिक गांधी जी लोकप्रिय होते हुए चलेंगे। इसके बाद कुछ समय के बाद देखते हैं यहाँ पर रबी का फसल भी अच्छा हुआ। ये भी बात है, मैं आज आलोचना भी कर सकता हूँ, इस आंदोलन को हम आलोचना भी कर सकते, सफलता तो प्राप्त हुआ, लेकिन मैं आलोचना करते हुए देखो दोनों बात इसमें कह सकते हैं। जब आप कोई टॉपिक को पढ़ते हो तो उनके सभी पक्षों पर हमें ध्यान रखना अनिवार्य होता है। जी हाँ, सभी पक्षों को हमें ध्यान रखना अनिवार्य होता है। तो सभी पक्ष हम ध्यान रखें। एक तरफ तो सीधे हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दूसरी तरफ अन्य बातें थी, सफलता प्राप्त उनके पीछे और भी बातें थी। क्या हुआ कि आंदोलन चल रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन पूरा खेरा शामिल नहीं था इसमें। खेरा क्षेत्रों में लगभग 559 गांव था। कितना गांव था? इनमें से ओनली सिर्फ 70 गांवों ने इस आंदोलन में भाग लिया। एक बात। दूसरी तरफ एक बात और थी कि क्या हुआ, इसी आंदोलन में कमजोरी भी आ गई, आंदोलन कमजोर भी पड़ा। कमजोर पड़ने का कारण क्या हुआ कि खेरा में क्या हुआ, वो रबी की फसलें अच्छा हुआ। रबी की फसलें अच्छी होने से कारण क्या हुआ, आंदोलन क्या हुआ, कमजोर पड़ा। क्या कमजोर पड़ा? आंदोलन कमजोर पड़ा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने रियायत दिया था, रियायत देने के बाद इस आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी गई। लेकिन जो भी हो, निष्कर्ष स्वरूप आप ये कह सकते हो कि गांधी जी को यहाँ पर पुनः वास्तविक सफलता प्राप्त हुआ और इस आंदोलन ने गांधी जी को सामाजिक आधार को मजबूत बना दिया। ठीक है। और इसके बाद गांधी जी का तीसरा आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन गांधी जी का यह तीसरा आंदोलन लगातार होता है, यानी 1918। अहमदाबाद जानते हैं कहां पर? गुजरात। और ये आंदोलन जो बेटा जो था वह जाने, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था, यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं था। यह आंदोलन क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट
ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं था। यह आंदोलन क्या था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध था और यह मजदूरों का आंदोलन था। या क्या था? मजदूरों का आंदोलन था, मिल मालिकों के विरुद्ध आंदोलन था। क्यों था? इसका इसमें हम बहुत सारी पॉइंट को पढ़ेंगे। इसका कारण क्या था? क्यों आंदोलन प्रारंभ हुआ? क्या मांगे थी? ठीक है, कारण क्या था, क्यों हुआ, इस पर चर्चा करेंगे। क्या मांगे थी, मजदूरों ने आंदोलन क्या किया, इसके क्या परिस्थितियां थी, इसके क्या पृष्ठभूमि थी, इन सभी मुद्दों पर हम लोग एक एक पॉइंट करके चर्चा करते हैं, तो सारा कुछ टॉपिक हमारा क्लियर होता है। ठीक है, ओके। देखो ये टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें तो बेहतर होगा। धीरे धीरे पढ़े तो और बेहतर होता है, क्योंकि हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पास करना है और यहाँ से क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को जानने के लिए हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जल्दीबाजी करूंगा फिर परेशान हो जाओगे। अब मैंने क्या कहा कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसका कारण, समस्याएं यहाँ पर क्या थी? ठीक है, यह यानी मिल मालिक ये मिल मालिक और मजदूरों के बीच का विवाद था। आंदोलन जो था कि मिल मालिक, गुजरात के जो मिल मालिक थे, गुजरात के जो मिल मालिक थे, मिल मालिक एवं मजदूरों के मध्य विवाद था, जिसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। और अहमदाबाद जानते हैं, अब देखिए अहमदाबाद क्या था? एक औद्योगिक क्षेत्र। हम देखते हैं अहमदाबाद क्या था? एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, यह औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक क्षेत्र था। और यहाँ पर मिल मालिकों को अक्सर श्रमिकों की कमी से जूझना भी पड़ता था, ये भी बात समस्या थी। लेकिन ये समस्या कब बढ़ा कि 1917 में, 1917 की बात है, 1917 में यहाँ के मजदूरों को प्लेग फैलने के कारण, प्लेग जैसी महामारी होने के कारण यहाँ से दूर जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। कई मजदूर अहमदाबाद छोड़ करके यहाँ से गांव चले गए, दूर चले गए। क्या हुआ? यानी कह सको महामारी का किसानों का क्या हुआ? पलायन हो गया। ठीक है, किसानों का पलायन, हालांकि पहले से मजदूरों की कमी होती थी, समस्या थी, लेकिन 1917 में जैसे प्लेग जैसे महामारी हुआ तो किसानों को पलायन करना पड़ा। अब मैं आपको बता दूं कि 1917-18 में, 1917-18 में अहमदाबाद में एक प्लेग महामारी से, अहमदाबाद में सिर्फ प्लेग महामारी से, सुनते होंगे बहुत भयंकर महामारी होती थी, लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इतना बड़ा महामारी थी। और मजदूरों को अहमदाबाद में वापस लाने के लिए मिल मालिकों ने अनेक प्रयास किया, लेकिन समस्या थी। अब समस्या क्या थी कि आप कहोगे आंदोलन क्यों हुआ? ये विवाद, गुजरात मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद क्यों हुआ, जिसमें गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था, उस विवाद को मैं बता रहा हूं।
विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण क्या था वो समझे कि अहमदाबाद के मिल मालिकों ने, अहमदाबाद के मिल मालिकों ने मजदूरों को प्लेग बोनस देने से मना कर दिया। प्लेग बोनस देने से मना कर दिया, यानी प्लेग बोनस समाप्त होगा, किसी प्रकार को कोई कंपनसेशन प्राप्त नहीं होगा, जबकि मजदूर बोनस को कंटिन्यू रखना चाह रहे थे, कंपनसेशन के तौर पर दी जाती थी। ठीक है, अब क्योंकि क्या था कि युद्ध होने का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में युद्ध होने के कारण क्या हुआ, कीमतें काफी बढ़ चुका था, यानी महंगाई बढ़ चुकी थी, कीमतें बढ़ा हुआ था, महंगाई बढ़ी हुई थी, चलो इससे भी सहायता मिल गया, लेकिन मजदूरों को बोनस देने से मना किया। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर मजदूरों ने मांग किया था, मजदूरों की जो मांगे थी, कहा कि मजदूर को दो तरह की समस्या, प्लेग बीमारी कारण समस्या है, दूसरे प्रथम विश्व युद्ध कारण काफी महंगाई बढ़ चुका है, कीमतें बढ़ी हुई है, इन दोनों में हमें सहायता प्राप्त करें। तो मजदूरों की मांग थी, उनका जो सैलरी था उसका 50%, 50% बोनस की मांगे थी, 50% बोनस की मांगे थी। हालांकि अहमदाबाद के मिल मालिकों ने, अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे वह 25% बोनस देने को तैयार थे, बोनस देने को तैयार था, लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं हुए। मांग क्या था, हमें 50% हमें बोनस चाहिए। ये विवाद बना होता है। इस विवाद पर गांधी जी, गुजरात महासभा, अंबालाल साराभाई सभी ध्यान रखे हुए थे, सभी की निगरानी इनके ऊपर था, इस विवाद के ऊपर था। इन्हीं कारणों से ये लोग हस्तक्षेप करते हैं। वह कैसे करते हैं हस्तक्षेप, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा गुजरात सभा, अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, इन इन लोगों के माध्यम से, गांधी जी, अहमदाबाद के मजदूरों के स्थिति पर, उनके मांगों पर नजर रखे थे। जी हाँ, हालांकि अंबालाल साराभाई, देखो भैया, अंबालाल साराभाई जो थे ये भी एक मिल मालिक थे, खुद अंबालाल साराभाई ये भी एक मिल मालिक थे, लेकिन ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर माने जाते थे, समर्थक माने जाते थे। ठीक है, ये अंबालाल साराभाई ने गांधी जी को सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना करने में काफी आर्थिक सहायता भी प्रदान किया था, और गांधी जी के पास जाकर के अंबालाल साराभाई ने ही अहमदाबाद की मिल मजदूरों की समस्या को रखा था, और गांधी जी से कहा था कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। उन्हीं के रिक्वेस्ट पर, अंबालाल साराभाई के रिक्वेस्ट पर ही गांधी जी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। हालांकि मिल मालिक के मजदूर की समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर, वहां के जो कलेक्टर जो थे, कलेक्टर ने हस्तक्षेप भी किया था, मध्यस्थता करने का प्रयास किया, और उस कलेक्टर के पास, वहां के कलेक्टर के पास जो मध्यस्थता चल रहा था दोनों के बीच, इसका नेतृत्व मजदूरों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे कौन, गांधी जी।
प्रतिनिधित्व करने थे। ठीक है। और हुआ क्या, मिल मालिक ये भी कहा गया कि गांधी जी के पास कोई वास्तविक जनाधार नहीं है, मजदूरों का जनादेश नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गांधी जी के बातों में आकर के फिर मजदूर काम करने के लिए वापस आएंगे। ये कोई गारंटी नहीं कि मजदूर गांधी जी की बात मान ही ले। इस तरह की बातें मिल मालिकों में होने लगी। मिल मालिक बोलने लगे कि, कि गांधी जी के पास मजदूरों का जनादेश नहीं है, मजदूरों का समर्थन प्राप्त नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गांधी जी की बात मानने के बाद में वापस मजदूर अपने काम पर वापस आ जाए, गांधी जी को निर्णय को स्वीकार करें। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सारे समस्याओं का को अच्छे तरीके से अध्ययन किया और फाइनेंशियल कंडीशन का भी अध्ययन किया, और उसके बाद एक न्यायपूर्ण तरीकों को अपनाया गया। ये तरीका हुआ कि 50% नहीं बल्कि 35% यानी 35% उनको बोनस दिया जाए, इतना इनको सहायता राशि प्राप्त होगा, सहायता मिलेगा। और मिल मालिकों के विरुद्ध आंदोलन का संगठन किया था, सत्याग्रह था। और इसी आंदोलन के दौरान मैं आपको बता दूं, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भारत में पहला भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक इसी आंदोलन से प्रारंभ था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के पेपर में हो सकता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्स है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत बड़ा फैक्ट्स है दोस्त, ये भी जान ले। इसी संघर्ष में और इसी संघर्ष के दौरान गांधी जी 15 मार्च 1918 को 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल प्रारंभ किया। और गांधी जी का ये प्रथम हंगर स्ट्राइक था, भूख हड़ताल था। यहीं पर प्रथम भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक गांधी जी का यहीं से प्रारंभ होता है। और इस संघर्ष में गांधी जी की सहायता अनुसुईया साराभाई ने की। इसमें गांधी जी की सहायता, इस आंदोलन में गांधी जी की सहायता अनुसुईया साराभाई, इन्होंने किया था। जबकि अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई तो विरोधी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अनुसुईया साराभाई यहाँ पर किया था। और जैसे ही उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ किया कि पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में एक बहुत बड़ी खलबली, बहुत बड़ी सनसनी मच गया। और अंत में जैसे पूरे आंदोलन, नया आंदोलन की शुरुआत हुई, तो गांधी जी के भूख हड़ताल जाने के बाद, क्योंकि हुआ क्या था कि मिल मालिक के मन में ये था कि उन्होंने सोच लिया था कि गांधी जी को मजदूरों का समर्थन नहीं है, यानी मजदूरों में गांधी जी का कोई जनाधार नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मजदूर गांधी जी की बात मान करके काम पर वापस आ जाए। इस तरह की विचारधाराएं वहां के मालिकों में था। लेकिन गांधी जी जैसे ही हंगर स्ट्राइक प्रारंभ किया, तो गांधी जी के हंगर स्ट्राइक प्रारंभ करने के बाद केवल अहमदाबाद में नहीं, गुजरात में एक बहुत बड़ा, एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक बहुत बड़ा सनसनाहट फैला, बहुत बड़ी खलबली मच गई वहां पर, नहीं कहते बहुत बड़ा सनसनी मचा, जिसके बाद वहां के मिल मालिक गांधी जी की बात मानने को तैयार हुए, क्योंकि वो देख लिया किस प्रकार से गांधी जी का जनाधार है। और मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने के लिए और 35% वेतन वृद्धि के लिए तैयार हुए। और एक प्राधिकरण का जो गठन हुआ था, एक प्राधिकरण, अथॉरिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, प्राधिकरण का गठन हुआ था। और
इसी गठन के माध्यम से ये प्राधिकरण ने गांधी जी के फेमस में, गांधी जी के सपोर्ट में, यानी मजदूरों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में अपना निर्णय सुनाया और 35% मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई, इतना बोनस दिया गया। और इसके बाद गांधी जी और अधिक लोकप्रिय होते हुए चले गए। गांधी जी काफी लोकप्रिय हो गए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि गांधी जी के 3 आंदोलन, गांधी जी का भारत में होता है हैट्रिक लगाते हैं, ये कहो गांधी जी क्या लगाते हैं बेटा, हैट्रिक एक प्रकार से लगाते हैं। हैट्रिक था, हैट्रिक कैसे था गांधी जी का, 3 सफलताएं एक साथ। हैट्रिक गांधी जी का कैसा क्या था, पहला चंपारण, देखो यह भी एक किसान आंदोलन था, किसानों की समस्या थी। दूसरा खेरा सत्याग्रह, यह भी किसानों की एक समस्या थी। और तीसरा अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर, तो यह क्या था, मजदूरों की समस्या थी। तो गांधी जी लोकप्रिय क्यों हुए, क्वेश्चन यही आता है, गांधी जी के लोकप्रिय होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था। गांधी जी ने रूट लेवल पर काम किया। तो रूट लेवल पर रहने वाले, जड़ों में रहने वाले लोग कौन है, किसान है और मजदूर है। इनकी समस्या का समाधान गांधी जी ने आसानी तरीके से, बिना क्रांतिकारी आंदोलन किए ही, बिना खून खराबे के ही, नॉन वायलेंस तरीके से, सविनय अवज्ञा आंदोलन करके इनको ये सारा अधिकार प्रदान कर दिया। यही कारण है उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध नेता बाल गंगाधर तिलक ऑटोमेटिकली वह किनारे होते हुए, साइड होते हुए चले गए। बाल गंगाधर तिलक जो क्रांतिकारी लीडर के रूप में थे भारत में, इसमें कोई दो मत नहीं है। आंदोलनकारियों में, क्रांतिकारियों में उनका बहुत बड़ा पकड़ था, लेकिन उन्होंने जनमानस का ख्याल नहीं किया था, जन समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था, उसे किसान और आम मजदूरों की किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूं, उन क्रांतिकारी आंदोलनकारियों नेताओं को जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, हड़तालें किया, कोई बात, कोई दो मत नहीं है। एक लोकप्रियता बनाया, आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष का बहुत बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये बात भी मैंने बताया था कि उनको जन समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए वह उग्रवादी नेता जो थे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। यानी आम जनता, कॉमनर्स का सहयोग उनको प्राप्त नहीं हुआ। आम जनता में कौन आते हैं, किसान या मजदूर वर्ग आते हैं, वर्कर्स क्लास आते हैं। ये इस पर गांधी जी ने काम किया, इनका समर्थन गांधी जी को काम प्राप्त हुआ, इसलिए गांधी कहते हैं कि जड़ों से, रूट लेवल से गांधी जी को सपोर्ट मिला था। और इसके बाद ही गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आए। इसी की तीनों सफलता के बाद गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का महत्व अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लोग उनकी बात को मानने से इनकार किया, लोग उनमें विश्वास करना बंद कर दिया, कम कर दिया। उनकी लोकप्रियता कमी में ये एक भी कारण था। ये क्वेश्चन आईएएस के मेंस में एक बार पूछा ही था, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी ने उनको दरकिनार नहीं किया, बल्कि लोगों ने गांधी जी के नीतियों में, यही कारण है कि गांधी जी, लोगों ने गांधी जी की पॉलिसी में, गांधी जी की नीतियों में विश्वास प्रारंभ किया, गांधी जी की नीतियों में विश्वास किया। क्यों, देखा कि बिना खून खराबे किए बगैर ही, बिना क्रांति किए बगैर ही हमें सफलता मिल रहा है। एक न्यू टेक्निक था, इस टेक्निक का वो सफल प्रयोग साउथ अफ्रीका में गांधी जी कर सके थे, और गांधी जी एकमात्र भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में सामने आ गए। ठीक है, यानी इन्हीं आंदोलन ने, ये कह सकते हो, गांधी जी को एक अखिल भारतीय नेता के रूप में स्थापित किया।
गांधी को अखिल भारतीय यानी राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। ओके, तो आज हमारा यही टॉपिक था दोस्त, हमारा आज का टॉपिक यही था। क्या क्या हम टॉपिक पढ़े आज? आज का हमारा टॉपिक था भारत में गांधी जी का भारत आगमन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा गांधी जी का भारत में आगमन किस प्रकार से होता है, और चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इन तीनों सफलताओं ने गांधी जी को भारत में एकमात्र राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। डन, आई होप समझ में आया होगा, और यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन होगा, आप चाहे प्री के लिए दे या मेंस के लिए दे, मेंस में आप कैसे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, सारा वीडियो को आसानी से आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो अपने आप अप्लाइड भी करोगे, इस बात की पूरी गारंटी है, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप लोग हमारे सेशन में आते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को थैंक्स मैं कहता हूं, और फिर पुनः मैं कहूंगा कि आप लोग सब्सक्रिप्शन जरूर लें, अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन निश्चित रूप से लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बहुत सारी सुविधाएं फैसिलिटी आपको प्राप्त होता है जो सफलता प्राप्त करने के लिए चाहिए। ये फ्री में है क्लास, इसमें कोई दो मत नहीं है, बट इससे अधिक सफलता और इससे अधिक लाभ कब प्राप्त होगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और सब्सक्रिप्शन में बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग आइकॉनिक जो कोर्स है, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। अरे भाई अधिक नहीं, 1 वर्ष का ही लेकर के देखो, वन टाइम पेमेंट नहीं दे सकते हो तो मंथली पेमेंट करके देखो, मंथली पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है, यही दे दो, उसके बाद देखो कितना आप लोगों को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एक एक्सपर्ट 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे, क्वेश्चन आंसर मेंस के लिए राइटिंग स्किल डेवलप होता है वहां पर, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, सारा स्टडी मटेरियल नोट सारा कुछ घर बैठे आपको प्राप्त होगा, घर बैठे ही प्राप्त करोगे आप, इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है, और फी भी नॉमिनल है, फी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए मन से किसी भी प्रकार की शंकाएं को दूर करें, मन से डर हटा करके आप पढ़ें, मैं भी आपके साथ रहूंगा, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, कब मिलेगी, जब आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी एडमिशन लेते हैं, मैंने क्या कहा, 1 साल भी है, 2 साल भी है, 3 साल भी है, आप 1 साल का लेकर के देखें, आप मेरा नाम अजीत झा है, उसका यूज करें, ये है अजीत झा, इसका यूज करें आप, और आपको 10% का डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।